की गई और आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम अगले मॉड्यूल के लिए डाइट ग्वालियर से डॉक्टर रजनी झा मैडम, श्रीमती निशा अरोरा मैडम और श्रीमती शीतल शर्मा मैडम को आमंत्रित करते हैं कि वो संवाद को आगे बढ़ाएं। साथियों सभी को नमस्कार। मॉड्यूल 5 पर विषय है अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय। आईसीटी के समन्वय देखने से पहले एक स्लाइड है, उसमें कुछ चित्र हैं आपको दिखाए जा रहे हैं, उस पर कृपया आप चिंतन करें कि आईसीटी आने से पहले शिक्षण पद्धति क्या थी, कैसे पढ़ाया जाता था, क्लासरूम का क्या स्वरूप होता था और 1990, 2010, 2020, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, इन पर छात्रों को अलग अलग पढ़ाने के तरीकों में कैसे परिवर्तन हुआ। कुछ समय पहले बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही आसपास के परिवेश की जानकारी मिलती थी और बच्चा जो क्लास में सीखता था उसमें टीचर की ये भूमिका थी। देखिए इन पर आप देखिए, आप देख रहे हैं 1990, 2020 की प्रक्रियाएं। तो उसमें टीचर ये सुनिश्चित करता था कि बच्चा स्वयं सीखने वाला, आत्मनिर्भर, समीक्षात्मक और रचनात्मक विचारक और सिद्धांतकर्ता बने। लेकिन उसके बाद यह आवश्यकता है कि इसके लिए बच्चे आंकड़ों को और सूचनाओं को एकत्र करें, उनका विश्लेषण करें और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण करें और इसको दूसरों के साथ साझा करें। ये आज की महती आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रक्रियाएं बच्चे को अवधारणा के गठन में भी मदद करती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी ज्ञान अर्जित करें और अधिक से अधिक डिजिटल और बाह्य संसाधनों का उपयोग करें। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षण अधिगम परिवेश में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और निभा भी रही है। आज के परिवेश में हम जो भी बात कर रहे हैं या कोविड-19 के चलते स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं या डीएलएड के स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, वो सब आईसीटी का प्रयोग करके ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि शिक्षक इनका उपयोग बच्चों को करना अपनी कक्षा में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सिखाए, जिससे बच्चे भविष्य में उसको पूर्ण कर सके, उसको समझ सके, उसको सीख सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को यदि हम कक्षा में सिखाएंगे तो बच्चे आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, उनको उसका महत्व पता चलेगा, उसके विषय के मूल स्वरूप और उसके अनुरूप अधिगम की नीतियां जान सकेंगे। कौन से नीति से, कौन से शिक्षण विधि से टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं और उस विधि का जानने के बाद जो भी उनका सब्जेक्ट होगा, जो भी उनका टॉपिक होगा, उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के ई कंटेंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी उनके पास अवेलेबल होंगे, उनको प्राप्त करके बच्चों को आईसीटी में प्रवीण कर देंगे, जितने उनके पास सामग्री उसके आधार पर। इसकी रूपरेखा और क्रियान्वयन एवं निर्माण बच्चे तय करेंगे। अब टीचर इसको किस रूप में लेकर जाए या आईसीटी को हम कैसे समझें, आप सभी को पता है कि आजकल सभी लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। वह अपने सीखने की व्यापकता को विस्तार करने के लिए बच्चों में कोई टॉपिक हो, उसके आधार पर कोई डिजिटल सूचना एकत्र करें, उसको इमेज को बनाएं, उसको आवश्यकता के अनुसार संग्रहण करें और उसको पुनः प्राप्त कर सके डेटास को। उसमें हम फेरबदल या बदलाव कर सके, चेंजेस ला सके यदि हम चाहें अकॉर्डिंगली, फिर उसको दूसरों कम्युनिकेट कर सके और उनकी प्रतिक्रिया जान सकें। उदाहरण के रूप में जब हम व्हाट्सएप पर कोई संदेश बनाते हैं, उसको भेजते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, तो ये पूरी आईसीटी की प्रक्रिया रहती है। तो यही बात है कि इसमें कोई भी उपकरण जो इस तकनीक का प्रयोग करे उसको आईसीटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अकादमिक बिंदु है जो कक्षा में कैसे टीचर्स उसका उपयोग करें। एक शिक्षक को यह समझना होगा कि वह अपने सीखने की व्यापकता का विस्तार करने के लिए उपयुक्त विधि और आईसीटी उपकरणों या संसाधनों का चयन करें। उसके लिए शिक्षार्थी के आयाम
निम्न है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। पहला है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का अर्थ है कि शिक्षक कक्षा के आकार, आयु के संदर्भ में भिन्नता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बच्चों के जेंडर, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी सुगमता पर विचार कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है जो बच्चों के विभिन्नताओं को देखते हुए एकत्र कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान। पढ़ाने की टेक्निक में हमेशा से जब भी हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसके पूर्व ज्ञान तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है कि जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस संबंध में, उस टॉपिक पर बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है। इसलिए बच्चों के शैक्षिक स्तर, प्राथमिक या उच्च स्तर पर जहां भी बच्चे हैं उनको कितना ज्ञान है, कितना उनको अनुभव है, इन सब बातों पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। इसका मतलब ये है कि सीखने की शैली कौन सी रखें जिससे बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकें। हमारी डिजिटल साक्षरता का स्तर क्या हो, बहुत ऊंचा भी ना हो, बच्चों के स्तर को देखते हुए उस लेवल का हो जिस लेवल के हमारे पास बच्चे हैं, उसका भी टीचर को ध्यान रखना होगा। और बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने उपकरणों का और प्रक्रिया का चयन करें। अगला है भावात्मक। भावात्मक रूप से तात्पर्य है कि बच्चे शिक्षण के वातावरण को, स्वयं के प्रति सोच, उनके प्रेरक स्तर, बच्चों के साथ पारस्परिक संबंध और जिन क्षेत्रों में बच्चों की रुचि है उसके बारे में स्वयं के दृष्टिकोण का यदि विश्लेषण करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से, रुचिकर तरीके से, आनंददायी वातावरण में सीख सकते हैं। सामाजिक रूप से यह है कि बच्चों की सामाजिकता के स्तर पर ध्यान रखें और बच्चे कौन सी पृष्ठभूमि से आए हैं उसका भी ध्यान रखें। क्या उनके घर पर वो उपकरण उपलब्ध है जिनको हम उन्हें बताना चाहते हैं? यदि नहीं है तो ऑफलाइन प्रोसेस अपनाएं, यदि है तो ऑनलाइन प्रोसेस अपनाएं। साथ ही कुछ बच्चों के घरों पर टीवी है या नहीं है, रेडियो है या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एकाग्र रूप से और सभी बच्चों को समीक्षात्मक रूप से उसका ज्ञान प्रदान करने की टीचर कोशिश करेगा तो हमारा जो आईसीटी का उपयोग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होगी? शिक्षक ये है कि ई सामग्री की उसको उपयोग की ये सही जानकारी होनी चाहिए कि हमारे स्कूल में आईसीटी की कौन कौन सी सुविधाएं हैं और स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित कर रहा है। दूसरा है विद्यार्थियों को आईसीटी फ्रेंडली बनाना, यानी क्या सभी विद्यार्थी इस बात पे विचार करें टीचर, क्या सभी विद्यार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं? और यदि नहीं कर सकते तो उसके लिए शिक्षक को कौन कौन से प्रयास करने होंगे जिससे विद्यार्थी आईसीटी फ्रेंडली बन जाए। उपकरणों का उचित चयन, इसमें यह है कि क्या उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की विशेषताओं के आधार पर ही आईसीटी उपकरण चुने गए हैं या नहीं, और यदि चुने गए हैं तो उसके लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाना यानी आईसीटी फ्रेंडली बनाना, जिससे आईसीटी के माध्यम से पढ़ाए गए विषयों का मूल्यांकन करना कि विद्यार्थियों ने कितना किया। यदि ऐसा ना हो कि आईसीटी हमने किसी टॉपिक पे बनाया, बच्चों को दिखाया, मगर बच्चों ने उसको ग्रहण ही नहीं कर पाया, इसके लिए उसका मूल्यांकन भी इसके माध्यम से हम करते हैं। अब इसमें पॉइंट आता है आगे डाइट की क्या भूमिका है। इसके लिए मैं अपनी सहयोगी मैडम निशा अरोड़ा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो आगे की चर्चा शुरुआत करें। नमस्कार सभी को। यहाँ डाइट भूमिका के साथ साथ जिले की भूमिका जो है महत्व रखती है। अभी हमने इसके मॉड्यूल के जो है उद्देश्य देखे, उसके जो शिक्षकों की क्या भूमिका है उसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे उसके जिले की भूमिका के बारे में। तो जिले के सभी जितने भी अकादमिक या अधिकारी या मॉनिटरिंग करता है उन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीओ जैसे कि डीओ सर, डीपीसी सर, डाइट प्रिंसिपल, डाइट एकेडमिक स्टाफ, बीआरसी, बीएससी, सीएससी, इन सब की जो है अपने अपने स्तर पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमें सबको मिलकर यह प्रयास करना होगा कि शिक्षक इस प्रौद्योगिकी के महत्व को समझे व उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग करे, जिससे विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल प्राप्त हो सके। बीआरसी देख सकते हैं कि उनके विकास खंड पर जितने भी शिक्षक स्कूल हैं, विद्यालय हैं, क्या वहां पर जो है
ये ICT संसाधन उपलब्ध है, यदि नहीं है तो किस तरीके से हम वहाँ व्यवस्था कर सके जिससे कि शिक्षक जो है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो विकास खंडों पर स्कूल्स में, विद्यालय में काफी अच्छा जो है उन्होंने ICT की जो है दक्षता पूर्ण की हुई है, काफी निपुण है उन दक्षताओं में। हम उनका सहयोग ले सकते हैं। वो मॉड्यूल से संबंधित जो भी समस्या है उनका हम समाधान उनसे करवा सकते हैं। कई शिक्षक ICT के कौशल में निपुण हैं, उन्होंने अच्छी शिक्षक डायरी बनाई हुई है। उस शिक्षक डायरी का जो है हम सभी शिक्षकों को जो है उससे साझा कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षक डायरी बनाई हुई है, और वो उनको कुछ वीडियोस हैं वो भी शिक्षकों ने बनाए हैं और उसको अपलोड भी करे हुए हैं, और उन वीडियोस को भी जो है वो हम शिक्षकों तक साझा कर सकते हैं। उनको यदि कुछ इसमें समस्या है तो उसका समाधान भी हो सकता है। काफी DRG हैं, SRG हैं, वो भी जो है इस में सहयोग प्रदान कर सकते हैं और समस्याओं का भी निराकरण कर सकते हैं। इसके अंदर जो उनके अवधारणा है शिक्षकों की, वो जो है उनको स्पष्ट होनी चाहिए, और उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने में जो है वो हम सबके महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम उसको जो है वो करें। इसी के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ICT आधारित जो भी है उसको उपकरणों का हम जो भी शैक्षिक उपकरण है उनका हम मूल्यांकन करें, और उनको हम देखें कि किस तरीके से वो जो है उनकी पहचान करें कि और वो जो है किस तरीके से उनको प्राप्त हो सकते हैं। संदर्भ सामग्री भी जो है वो भी हम किस तरीके से शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं, इस सब की जो है हमको योजनाएं बनानी होंगी और ये शिक्षकों तक जो है वो हमें पहुंचाना होगा। अब मॉड्यूल की सीख जो है वो हम बच्चों तक कैसे हमें लेकर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पे इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है, इसके माध्यम जो हमारे संचारण के जो साधन है उनको हम जो है साझा कर सकते हैं। वो सूचनाएं जो है विभिन्न प्रकार की उनका जो है वो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणी के तकनीकी जो है उनको जो है उन साधनों का उपयोग कर कक्षा में जो है नई चीजें जो है वो किस तरह से बच्चे ग्रहण करें ये हम सिखा सकते हैं। अब जैसे हम यदि इसमें कुछ ऐसे डिजिटल सामग्री है जिसको कि हम बच्चों तक जो है वो ले जा सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है सामग्री बच्चों तक पहुंच सकती है। जैसे कि इसमें कि हम प्लीज यहाँ जियोजेब्रा का उपयोग किया जा रहा है, तो इसी तरीके से काफी डिजिटल सामग्री है। पहला है जियोजेब्रा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जियोजेब्रा है जो कि गणित के लिए काफी अच्छा एक डिजिटल सामग्री है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्राफिकल इमेज जो कि विभिन्न शाखाएं जैसे अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि विभिन्न शाखाएं जो है उनकी प्रवीणता हासिल बच्चे उसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से एक डिजिटल सामग्री है कि हैंगमैन, ये हैंगमैन का मतलब होता है फांसी पर चढ़ना जैसा। तो इसमें यह छोटे बच्चों के लिए एक एजुकेशन कंप्यूटर क्लासिकल हैंगमैन गेम है जिसमें बच्चे क्या है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें कोई वर्ड दिया है और उसका कुछ अल्फाबेट्स जो है वो उसमें बीच में मिस कर देते हैं, गैप कर देते हैं। वहां बच्चे को जो है वो अल्फाबेट्स बताने होते हैं। यदि वो मान लीजिए अल्फाबेट्स गलत बताता है, जो वर्ड वहां आना होता है गलत बताता है, तो वहां हैंगमैन जो है उसका चित्र बन जाता है। और यदि उन्होंने 10 गलत बता दिए तो गेम जो है वो ओवर हो जाता है। इससे यहाँ बच्चों की इंग्लिश की वोकेबलरी आदि जो है काफी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्राइज एजुकेशन सूट। ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्राथमिक स्तर के सभी विषयों के लिए है और इसमें 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए इसके अंदर बहुत ही उपयोगी सामग्री है। इसमें कुछ गतिविधियां खेल के द्वारा भी बताई गई हैं, और जैसे कि बच्चे किस तरीके से एडिशनल यानी जोड़ कर सकते हैं, किस तरीके से कलर्स की पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वाटर साइकिल जो है उसको वो देख सकते हैं गतिविधि और खेल के माध्यम से। इसमें मॉड्यूल जो है वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर तक के अलग अलग शैक्षणिक स्तर के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें भुवन। जो भुवन जो है ये भी एक भूगोल से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर है।
इसमें यह एक पोर्टल है जिसमें मानचित्र आधारित अधिगम के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के प्राकृतिक स्रोत और वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जो है बताया गया है। यह इसरो द्वारा एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है। तो नेक्स्ट जो है इसमें शाला के खुलने तक, जैसा कि अब कोविड-19 है तो शाला के खुलने तक जो है वो हम किस प्रकार से ये जो आईसीटी का प्रयोग है वो हम बच्चों तक कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों को उपकरण का चयन करें, उसकी उपयोगिता के बारे में उनको बताएं कि किस तरीके से जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। कोविड-19 में जो है अब कई बार बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है तो हमें ऐसे भी चीज यूज करनी चाहिए जो गैर इंटरनेट भी हो। आईसीटी का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है वो हम आईसीटी के द्वारा ही हम शिक्षण अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताना है तो वहां हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें अम्ल या क्षार के बारे में बच्चों को बताना है तो वहां आईसीटी का प्रयोग ना करके हम उनको स्वयं वहां करके दिखाएं तो जो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं आगे जो है शीतल शर्मा मैडम से निवेदन करूंगी कि वो मॉड्यूल का समेकन करें। लक्षित समूह को ध्यान में रखें, उनका आयु वर्ग, सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि, भाषा, क्षमता का स्तर इत्यादि। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय से पाचन तंत्र के कार्य, जो कि विषय सामग्री परिक्रियात्मक है, इस टॉपिक को समझने के लिए एनिमेटेड वीडियो 4D अत्यधिक प्रभावी रहेगा ताकि विद्यार्थी भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझ सकें। एक अन्य उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार, क्योंकि विषय सामग्री तथ्यात्मक है तथा विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, अतः विद्यार्थियों को स्लाइड प्रस्तुति तथा विभिन्न तरह के अन्य टूल्स के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। आईसीटी का उपयोग सरल और सुगम बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम विद्यार्थियों को आईसीटी फ्रेंडली बनाएं, उनको इसमें दक्ष बनाएं ताकि वो आसानी से सूचनाओं का संग्रहण करें और जानकारी को इकट्ठा करें। आईसीटी के लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी सीखने और सिखाने के काम को बढ़ावा दे रही है। इसके जरिए बच्चे में सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है। आईसीटी के जीवन में बच्चे के जीवन में एक प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को विषय के बारे में अधिक जानकारी ग्रहण करने में मदद कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि कोविड-19 की परिस्थिति में आईसीटी वरदान साबित हुई है। विद्यार्थी बिना स्कूल जाए भी निरंतर ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स के माध्यम से उन्होंने उचित ढंग से आईसीटी का उपयोग करते हुए सीख रहे हैं लगातार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को विदित है कि आईसीटी का कक्षा में उचित ढंग से प्रयोग के माध्यम से हम उसको आगे तक ले जा सकते हैं। किस तरह से विभिन्न जो टूल्स हैं उनको हम अत्यधिक ढंग से उनको उपयोग करें। सबसे प्रथम हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें तकनीकी त्रुटियों से रहित होना चाहिए, ऑडियो विजुअल गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए, बिना किसी अवरोध के संवाद और संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। जब भी कभी आप कक्षा में आईसीटी के माध्यम से कोई भी टॉपिक को बच्चों के साथ साझा करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम देखें कि जो वो माध्यम है, जो भी आपका प्रोजेक्टर है, आपका कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल है या नहीं। क्योंकि कई बार कक्षा में हमारे साथ जो बच्चे हैं वो विशेष आवश्यकता वाले भी होते हैं, तो वो सभी बच्चे हमारे सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में समाहित हो जाएं और किस तरह से हम आईसीटी का जो उपयोग है वो सभी के लिए समान रूप से करते हुए सभी को जानकारी हम उपलब्ध कराएं तथा एक समावेशी रूप में शिक्षण को बढ़ावा दें। आईसीटी अपने आप में एक वृहद विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीटी का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। आज जीवन में
हमारे सभी पहलुओं में आईसीटी समाहित है। आप देखते हैं कि हम देश दुनिया की खबर आज ग्रहण करते जा रहे हैं आईसीटी के विभिन्न माध्यमों से, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, हमारा मोबाइल फोन है, और आज का जो शैक्षणिक संवाद है जिसके माध्यम से हम सभी आज दूरस्थ भौगोलिक परिस्थितियों में होने पर भी आज जुड़े हुए हैं, यह भी आईसीटी के कारण ही संभव हो पाया है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद ग्वालियर की टीम का। जैसा कि अभी विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी कि सिर्फ टूल को इस रूप में देखना कि बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया और वहीं इतिश्री हो गई, तो ऐसा संभव नहीं है। शिक्षकों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षक किस तरह से विवेक का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे भी आज आईसीटी के दुरुपयोग से बच सकें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शिक्षकों में ये चेतना होना बहुत आवश्यक है कि बच्चों को सीखने के अवसर और सीखने की सकारात्मक दिशा आईसीटी के माध्यम से किस तरह से दी जा सकती है, और जो उसके विपरीत प्रभाव हैं या कानूनी प्रावधान हैं उनका ज्ञान भी शिक्षकों को रखना बहुत आवश्यक है।